खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। लोकसभा में फिरकावाराना फसादात पर जुमेरात को भी बहस हुई। बहस के दौरान अपोजिशन ने मोदी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में बहस के दौरान उत्तर प्रदेश हुकूमत का दिफा करते हुए बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यूपी का माहौल खराब कर रहे हैं। मुलायम ने कहा कि गैर यकीनी सूरत हाल का माहौल खत्म करना होगा और अकलियती तबके को सहूलियात देनी होगी। फिरकावाराना फसाद पर सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर खूब नुक्ताचीनी की, लेकिन किसी ने फसादात रोकने और मुल्क में मजहबी रवादारी पर कुछ नहीं कहा। क्या फसादात पर सियासी लीडरों के ये घड़ियाली आंसू हैं? क्या 21वीं सदी में भी मुल्क मजहब के नाम पर मुल्क में जानमाल का नुकसान होता रहेगा? ऐसा ही कई सवालात हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान की। एक जानिब पाकिस्तान यौम आजादी मना रहा है तो दूसरी तरफ लाहौर से इस्लामाबाद के लिए हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मार्च निकाले गए। ये मार्च तहरीक इंसाफ पार्टी के लीडर इमरान खान और खुद साख्ता इस्लाह पसंद ताहिरुल कादरी की क़यादत में निकाला गया। इमरान खान का इल्जाम है कि गुज़श्ता इंतखाबात में धांधली हुई थी जिसकी जांच कराई जानी चाहिए। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे की भी मांग की। क्या ताहिरुल कादरी का ये मार्च नवाज हुकूमत को डीस्टेबलाइज करने के लिए है? पाकिस्तान आर्मी और वेस्ट का इसमें क्या रोल हो सकता है? अगर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा होती है तो फिर साउथ एशिया यानी जनूबी एशिया की सियासत की सूरत हाल क्या होगी? इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब मुफीद जिलानी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में जो आवाज उठाई है फिरकावाराना फसादात के खिलाफ, उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीपी राय साहब और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए लखनऊ से गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के मनोज मिश्रा साहब भी और सियासी तजज़ियाकार और जामिया मिलिया इस्लामिया से वाबस्ता प्रोफेसर रिजवान कैसर साहब भी। और पाकिस्तान के मसले पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन के जरिए शामिल होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया से वाबस्ता उमूर पाकिस्तान और उमूर जनूबी एशिया के माहिर डॉक्टर राहत हसन साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। पार्लियामेंट के बजट सेशन के आखिरी दिन फिरकावाराना तशद्दुद के इशू पर फिर बहस हुई। कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियों ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि जब से मोदी सरकार इख्तिदार में आई है तब से उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के कई इलाकों में फिरकावाराना फसादात हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में बहस के दौरान उत्तर प्रदेश हुकूमत का दिफा करते हुए बीजेपी को निशाना बनाया। बुध को भी इस इशू पर पार्लियामेंट में हंगामा हुआ था। अपोजिशन इस इशू पर मरकज को घेरने में लगी है, जबकि बीजेपी समेत पूरे एनडीए ने फिरकावाराना फसादात के लिए वहां की रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। दो कारण हैं। एक तो आपसी जो अविश्वास इतना पैदा हो चुका है, उसको हमें सबको मिलकर के ठीक करना पड़ेगा। अगर रोकना है सांप्रदायिकता को तो ये सबसे पहले का हो। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने मरकज को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक तो गैर यकीनी की सूरत हाल का माहौल खत्म करना होगा, दूसरे अकलियती तबके को सहूलियात देनी होगी। जो और माइनॉरिटी के लोग हैं उनके बारे में भी राय थोड़ी बदलनी पड़ेगी, उनको भी कोई सुविधा देनी पड़ेगी। आज उन्हें सुविधा दी नहीं जा रही। बहुत से ऐसे हैं, नौकरियों से लेकर के बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ सभी मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार मुफीद जिलानी साहब और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के सेक्रेटरी सीपी राय साहब। सीपी राय साहब, आपका खैर मकदम है। जी सीपी राय साहब, क्या लगता है आपको
क्या वाकई मुलायम सिंह यादव या आपकी हुकूमत जो उत्तर प्रदेश में है वो आवाज तो फिर वाराना फसादात के लिए मुसलसल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मुसलसल पिछले अगर हम जब से हुकूमत बनी है तब से फिर वाराना फसादात का सिलसिला रुक नहीं रहा। यके बाद दिख रहे फिर वाराना फसादात मुसलसल हो रहे हैं, लोकसभा इंतखाबात के पहले भी और बाद भी। और यकीनी तौर पर स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी इसमें बनती है। बेशक 4-5 बड़ी घटनाएं घटी हैं, जैसे पहली बार हम लोगों से चूक हो गई थी और उसको हमने स्वीकार भी किया। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के गलत बयानी और गलत सूचनाएं देने के कारण मुजफ्फरनगर में एक बड़ी चूक हुई, लेकिन फिर भी दूसरे दिन ही फौज के भेजने का निर्णय करके मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला किया और जो वारदात बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती थी वो बच गई जी। लेकिन उसके बाद मुरादाबाद और उससे सहारनपुर में आपने देखा कि बहुत जल्दी चीजों को दबा दिया गया। बड़ा मुश्किल हम लोग के सामने ये है कि अगर चेहरे पहचाने हुए हो तो उसके ऊपर आप निगाह रख सकते हैं जी जी। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इसके 24 चेहरे हैं। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाम पर लोग जाने जाते हैं या प्रमुख आरएसएस के बड़े लोग जी, लेकिन क्या गवर्नमेंट क्या उनको कंट्रोल कोई ऐसा मैकेनिज्म इख्तियार नहीं कर सकती जिससे वो चेहरे पहचाने नहीं जाते? ये तब तक अंदर बैठ करके अलाव पर बैठ करके दुकान पर बैठ करके चीजें फैला देते हैं जी। और जब तक मालूम पड़ता है तब तक आग लग चुकी होती, फिर हम आग बुझाने के और उसके बाद की कार्रवाई करने और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा और कुछ करने को तब तक बचता नहीं है, लेकिन तब तक चीजें बिगड़ चुकी होती हैं जी जी। इसीलिए ये कानून आया, इस पर चर्चा हो रही है कि एक ऐसा सख्त कानून बन जाए कि अगर प्रूफ हो जाए कि वो चाहे जो हो, जात धर्म की बात मैं नहीं कर रहा, जो भी फिरके हमारा वारदात कोई करेगा या उसके पीछे जिम्मेदार होगा उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान हो। इसीलिए और भारतीय जनता पार्टी उस पर लगातार बचने की कोशिश कर रही है जी। यानी आप आरएसएस और बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उत्तर प्रदेश में तमाम, इसमें कोई शंका नहीं है ही जिम्मेदार जी। ये तो जी, हमारे साथ मनोज मिश्रा साहब भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है मनोज मिश्रा साहब, वो भी गुफ्तगू में शामिल होंगे। मनोज मिश्रा साहब आपका भी खैर मकदम है। मनोज मिश्रा साहब, हर उत्तर प्रदेश में जो भी फसादात हो रहे हैं या दूसरी रियासतों में बीजेपी और आरएसएस को कहीं ना कहीं से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि आपकी तरफ से ये बात आ रही है कि ये रियासती हुकूमतों की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई माहौल खराब करने में बीजेपी और आरएसएस कहीं ना कहीं से उनके जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो हैं आगे या अंदर खाने वो कुछ कर रहे हैं? सीपी राय साहब समाजवादी पार्टी से कह रहे थे, पहली बात तो कह रहे इनके पास सरकार है, क्या इनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट आई जिसको उन्होंने सार्वजनिक किया तक कि भारतीय आरएसएस के लोग हैं? दूसरा, जो लखनऊ में दंगा हुआ सिया और सुन्नी का, वो मुस्लिम समुदाय के बीच था, फिर बरेलवी और उनका हुआ दंगा वो किनके बीच था? सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रही है और आरोप कर रही है। अगर आप इतने ही सक्षम हो कि बच्ची दल भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम है तो आप सरकार छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर चुनाव के बाद 60 दिनों में 600 सांप्रदायिक घटनाओं के आरोप लग रहे हैं जी। आपकी खुफिया क्या? लेकिन मनोज मिश्रा साहब कहीं ना जी मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए। जब हमारे संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठकों में बैठकर और दुकानों पर बैठकर प्रचार कर रहे हैं है तो आप कहां पर हैं? आपका क्या खुफिया क्या कर रहा है? आपका खुफिया घटना होने के बाद तक तो जानकारी दे नहीं पा रहा। तो सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकने की जिम्मेदारी अगर सिर्फ और सिर्फ किसी की है तो समाजवादी पार्टी की सरकार की है और उनके अंदर जो सांप्रदायिक चेहरे बैठे हैं आजम खान जैसे लोग उनकी है जी। यानी आप समाजवादी पार्टी की रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट मुफीद जिलानी साहब। आप क्या कहेंगे एक जर्नलिस्ट के तौर पर? मुफीद जिलानी साहब, आपका क्या ख्याल है जो बातें हो रही हैं फिर खबराना फसादात को लेकर मुल्क में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उस पर आपके क्या ख्याल हैं? देखिए, ऐसा है कि घूर फिर के जो है मामला यूपी तक आ जाता है, लेकिन माहौल जो है फिलहाल पूरे मुल्क में मुख्तलिफ रियासतों में, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, बिहार में हो या दूसरी जगहों पर हो, ये कई जगह पर इस तरह की वारदातें हो रही हैं और माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है जी जी। और लेकिन हमारे बदकिस्मती यह है कि जो सियासी रहनुमा हैं या जिन लोगों के पास इक़्तिदार है वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब अभी मनोज मिश्रा जी ने साफ कह दिया कि साहब आजम खान जैसे सांप्रदायिक लोग बैठे हैं। मैं समझता हूं कि अगर गिनाने शुरू करे जाएं
तो मेरे ख्याल में मुजफ्फरनगर का दंगे की जहां बात हो रही, आज मुलायम सिंह ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में दंगा था ही नहीं जी। मैं इस बात का उनके समर्थन करता हूं, हालांकि उन्होंने कंट्रोल करने में देरी की उनकी गवर्नमेंट ने, ये बात अलग है, लेकिन वहां पर बाकायदा एक नरसंहार की साजिश रची गई थी और उस नरसंहार को उसमें अब लोग ये कहें कि साहब क्या नाम है, कोई क्या ऐसी बात हुई जी, कौन नहीं जानता कि अमित शाह जी ने वहां जाकर क्या क्या जहर उगला, कौन नहीं जानता। इलेक्शन से पहले उसमें उस इलेक्शन में फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी और इसीलिए वो दंगे कहीं ना कहीं से इंजीनियर किए जा रहे थे। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए रिजवान कैसर साहब जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो गुफ्तगू में शामिल होंगे। खैर मकदम है आपका रिजवान कैसर साहब। रिजवान कैसर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, पार्लियामेंट में मुसलसल हंगामा हो रहा है, बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है तमाम अपोजिशन की तरफ से कि मुल्क में जो माहौल खराब हुआ है, पोलराइज्ड हुआ है माहौल, और जो मुसलसल जो 2.5 महीने में 600 से ज्यादा दंगे हुए हैं उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, जबकि बीजेपी का कहना है कि रियासती हुकूमतों की जिम्मेदारी है। ये क्या इसी में मामला उलझ कर रह जाएगा? देखिए, 2-3 मसले का तो हल कभी भी हिंदुस्तान में मिलना आसान नहीं रहा। एक, फिरका वाराना फसाद के जो है मसाइल का हल आज तक नहीं मिल पाया, आजादी के बाद से और आजादी के पहले भी, इसलिए कि जब भी ऐसे मसले खड़े होते हैं हम उसे खेमों में बांट करके देखते हैं, नतीजा ये होता है कि हल नहीं मिलता है। जी। यहाँ तक कि इस मुल्क में आतंकवाद जैसे प्रॉब्लम को भी हम हिंदू आतंकवाद और मुसलमान आतंकवाद के जाविये से देखते हैं, कोई और मामला हो, लेकिन इस वक्त सिर्फ फिरका वाराना फसाद को अगर आप देखें जी तो आप ये देखेंगे 2 बातें हुई हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपने इलेक्शन के दौरान सब जगह कहा कि हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं, तो ऐसा लगा कि वाकई डेवलपमेंट का काम होगा, लेकिन आमतौर से लोग वोट देते वक्त ये भूल गए कि उनके पीछे जो एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका नाम आरएसएस है, वो पूरी जिंदगी उनके आरएसएस के वजूद का रैशनल इस बात में है कि फिरका वाराना मिजाज और फिरका वाराना दंगे कैसे फैलाए जाए। और अभी जिस तरह से श्री आदित्यनाथ जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो तमाम सारी बातें कही हैं, इतने अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान का मायानाज जमहूरी निजाम शर्मसार होता है जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे इस किस्म की बातें की जाती हैं और फिर इल्जाम तराशी के साथ कांग्रेस तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, या कांग्रेस को लोग अगर बीजेपी से कहते हैं कि जी। रिजवान कैसर साहब, आपने जो बात कही वो हमारे साथ सुन रहे हैं, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के स्पोक्स पर्सन मनोज मिश्रा साहब भी गुफ्तगू में शामिल है। मनोज मिश्रा साहब से ही जान, मनोज मिश्रा साहब क्या कहेंगे जो प्रोफेसर रिजवान कैसर साहब बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर जिस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ ने कही और जिस तरह से माहौल वाकई खराब करने की कोशिश की जा रही है आरएसएस की जानिब से, चूंकि आरएसएस का ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है फिरकावारियत की बुनियाद पर समाज को बांट कर कहीं ना कहीं से सियासत की पुष्टपना ही करना। देखिए आप ये बताइए कि आरएसएस का कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपको कौन से तथ्य मालूम, वो भी तो सार्वजनिक करिए। दूसरी बात यह है कि जो फ्लोर पर बातें हुई हैं, फ्लोर पर डिस्कशन हुआ है, उसमें योगी जी ने कहा कि जहां आप एक तरफ ये बात करते हैं वहां पर आप 84 के दंगों की भी बात करिए सिखों के विरुद्ध, वहां पर भागलपुर के दंगों की भी बात करिए, वहां पर आसाम की हिंसा की भी बात करिए। सच बात यह है कि यहाँ पर क्या नाम एक तरफा बात करते हैं और आप उसी को वो मान लेते हैं कि हम सच्चे वो हैं, लोकतंत्रवादी हैं और लिबरल हैं, या जितने भी चीजें मान सकते हैं। आप दोनों पक्षों की बात करिए, निष्पक्ष बात करिए। जी, बात कुछ भी हो, पक्ष की या निष्पक्ष की, लेकिन कहीं ना कहीं से जिस डेवलपमेंट के एजेंडे पर सुनिए, अभी मुजफ्फरनगर की चर्चा जो हो रही थी, जब वास्तविक जो अपराधी पकड़े गए थे तो सीमान आजम खान जी ने फोन किया था, अगर वो अपराधी न छोड़े गए होते तो इतना बड़ा दंगा हुआ होता या नहीं हुआ होता, आप बताइए। आपके पास कोई तथ्य है उसमें कहीं साबित नहीं हो गया आजम खान साहब ने ये इल्जाम तराशी छोड़िए। और टिप्पणी की है कि जी मुफीद जिलानी साहब आप कुछ बोल रहे हैं, जी बोलिए मुफीद जिलानी साहब। जी मुफीद जिलानी साहब, मैं ये कह रहा था मनोज साहब कि ये इल्जाम तराशी के आजम खान ने छुड़वा दिए, उसकी कोई कहीं साबित नहीं हो पाया है और कहीं कोई भी उसको मतलब वो नहीं कर पाया, लेकिन ये सिर्फ बीजेपी वाले कहते रहे। मैं समझता हूँ कि अगर इन चीजों से निपटना है तो ये आपसी इल्जाम, ये सियासी इल्जाम तराशी छोड़कर समाज में फिरकावाराना हम आहंगी पैदा करनी होगी, जो सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ सियासी जमातों की जिम्मेदारी। रिजवान कैसर साहब आपसे जान लेते हैं, क्या आपको लगता है कि जिस डेवलपमेंट के एजेंडे पर मोदी हुकूमत बनी है
क्या वाकई वो डेवलपमेंट हो पाएगा अगर मुल्क में इस तरह से फिर वाराना फसादात होते रहेंगे? जिस तरह से टैक्सेस कलेक्ट करने का टारगेट रखा गया है कि पिछले बार अगर 10 लाख करोड़ था तो इस बार 12 लाख करोड़ होगा, क्या वो हदफ हासिल हो पाएगा अगर मुल्क का माहौल इस तरह से पोलराइज होगा और दंगे दिन ब दिन होंगे? तो तरक्की कहां से होगी, वो वादे कहां से निभाएंगे नरेंद्र मोदी? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बनी है और जिन वादों पर वो आए हैं, तो पूरी दुनिया और हिंदुस्तानी तो खासतौर से आंखें लगाए हुए हैं कि उन तमाम सारे वादों को पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी वो वादे पूरे नहीं हुए कि पर्दे के पीछे के जो तमाम सारे सियासी एजेंडे थे वो इतनी जल्दी खुल करके सामने आ जाएंगे। जैसे तमाम सारे पूरा जो संघ परिवार है अब इस बात के लिए कोशा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र जल्दी से डिक्लेयर करवा दिया जाए। इसलिए कि अभी पार्लियामेंट में उनके पास जो मेजोरिटी आई है, जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से सियासी इख्तिदार का जो नशा है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ऐसी तमाम सारी कोशिशें हिंदुस्तानियों ने कभी कबूल नहीं किया और अगर आज वो ऐसा करने की कोशिश यानी आपके मुताबिक जल्दी में है बीजेपी या आरएसएस के जितना नंबर आया? दूसरी बात और कहने जा रहा हूँ, एक ऐतिहासिक फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि 47 के बाद भी इस तरह से सवाल उठाए गए थे कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे इसका विरोध किया था, उन बड़े नामों में बहुत बड़े नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने खुले तौर पर मना कर दिया था कि हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। आज वो तमाम सारे लोग जो सरदार पटेल की याद में बड़े बड़े मुजस्समे बना रहे हैं, क्या उनकी दी हुई तारीखी सबक लोग भूल गए क्या? जी, आपने बहुत अहम बात कही रिजवान कसर साहब कि हिंदुस्तान का मिजाज यह है, हिंदुस्तान की आवाम का मिजाज यह है कि किसी भी मजहब की बुनियाद पर वो मुल्क को नहीं बनने देंगे। मुल्क का मिजाज सेकुलर है, सेकुलर ही रहेगा। और आपके मुताबिक आरएसएस जल्दी में है कि चूंकि नंबर पार्लियामेंट में अच्छा आ गया है बीजेपी का, इसलिए जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करवा लिया जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लगता है अमली तौर पर, चूंकि गुफ्तगू हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है और हमें दूसरे मौजूदात पर गुफ्तगू करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान कसर साहब और मनोज मिश्रा साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। मुफीद जिलानी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की हुकूमत का क्या होगा, पाकिस्तान के माहौल का क्या होगा, क्या पाकिस्तान की हुकूमत डिस्टेबलाइज होगी? क्योंकि पाकिस्तान में वहां की जो हुकूमत बनी है नवाज शरीफ की, उनका जो इलेक्शन हुआ था उसमें बदनवानी को लेकर, उसमें घपले को लेकर इमरान खान जो तहरीक इंसाफ पार्टी के लीडर हैं और ताहिरुल कादरी जो वहां के खुद साख्ता इस्लाह पसंद लीडर हैं, वो एक लंबा मार्च लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक निकाल रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की फौज पुष्टपनाही कर रही इन तमाम एहतजाजी मार्च की? ऐसे में मगरिब का क्या रवैया होगा? अगर हुकूमत पाकिस्तान की डिस्टेबलाइज होती है तो साउथ एशिया की सियासत का क्या होगा? बहुत सारे सवालात हैं और सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे जामिया मिलिया इस्लामिया से वाबस्ता उमूर पाकिस्तान के माहिर और साउथ एशिया अफेयर्स के माहिर डॉक्टर राहत हसन साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। तिरंगा अगरबत्ती प्रेजेंट्स समय उद्यमी राजस्थान 2014, देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब आ रहा है राजस्थान में। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए नामांकन के लिए लॉग ऑन करें samayudyami.samaylive.com पर। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अगस्त 2014। प्रेजेंटेड बाय तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू। नॉलेज पार्टनर NSIC, इंडस्ट्री पार्टनर BSE SME, प्रिंट पार्टनर राष्ट्रीय सहारा, इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय, अमादिया 100 इनिशिएटिव। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तहज़ीरकार मुफीद जिलानी साहब और इस सेगमेंट में हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से वाबस्ता पाकिस्तान के मामलात और साउथ एशिया के अफेयर्स के माहिर डॉक्टर राहत हसन साहब। डॉक्टर राहत हसन साहब, आपका खैर मकदम है।
पाकिस्तान के शहर लाहौर से राजधानी इस्लामाबाद के लिए हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मार्च का आगाज हो गया। यह मार्च तहरीक इंसाफ पार्टी के लीडर इमरान खान और खुद साख्ता इस्लाह पसंद लीडर ताहिरुल कादरी की क़यादत में निकाला गया। इस मार्च में पूरे मुल्क से आए हजारों अफराद शिरकत कर रहे हैं। इमरान खान का इल्जाम है कि गुज़श्ता इंतखाबात में धांधली हुई थी, जिसकी जांच कराई जानी चाहिए। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग की है। गुज़श्ता इंतखाबात में इमरान खान की पार्टी ने 34, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 46, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल नून ने 189 सीटें हासिल की थीं। जो वादा है कि हम पाकिस्तान को आज़ाद करवा के ही वापस लौटेंगे और पाकिस्तान भी आज़ाद होगा, पाकिस्तान की आवाम भी आज़ाद होगी इंशाअल्लाह। सारी रुकावटें हम दूर करके चले जाएंगे और यानी कि वो जो करना चाहते हैं कर ले, लेकिन हम इंकलाब लेके जाएंगे और हमारा इंकलाब इस्लामाबाद जरूर पहुंचेगा। हमारे साथ दोनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तहक़ीक़ार मुफीद जिलानी साहब, और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से वाबस्ता उमूर पाकिस्तान और साउथ एशिया अफेयर्स के माहिर डॉक्टर राहत हसन साहब। आपका खैर मकदम है। डॉक्टर राहत हसन साहब, क्या लगता है पाकिस्तान का जो माहौल फिर से हो गया है, काफी वहां की जो अंदरूनी सियासत है उसमें फिर खींचतान शुरू हो गई है, और जो इलेक्शन हुआ था उसमें अब बदनवानी के इल्जामात को फिर से उठाया जा रहा है। बहुत लंबा वक्फा गुजर चुका है इलेक्शन हुए। क्या लगता है, क्या हकीकतन मुद्दा वही है, मामला वही है, या पसे पुष्ट कुछ और है जिसको लेकर इमरान खान और ताहिरुल कादरी इतना लंबा मार्च निकाल रहे हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से इस्लामाबाद तक? जी, आपने ये दो तीन सवाल जो जुड़ी हुई है, इसमें 2-3 पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूंगा। सबके लिए टाइमिंग का मसला है। जब 14 महीने गुजर चुके हैं, इसके बाद इस तरह की बातें आ रही है जो बदवानी इलेक्शन वगैरह में। इसमें 2-3 चीजें ये है कि जैसे वहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन है जो कि इंतखाबात कराते हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है जो कि काफी जो है मजबूत है और हालिया दिनों में काफी एक्टिव रहा है। तो इन जो इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टीज है या एज ए सिविलियन जो ताहिरुल कादरी है, इस तरह के लोग इंटरवीन कर रहे हैं सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इन लोगों से कुछ सवाल वहाँ के लोगों को करना चाहिए कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन एज ए बॉडी है, तो उन पे वहाँ जाके उन्होंने कभी एजुकेशन किया या शिकायत दायर किया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का है वहाँ जाके इन्होंने कोई केस फाइल किया या नहीं। इसमें कई सवालात हैं जो कि वहाँ उठती हैं। दूसरी चीज कुछ जानिब है कि अभी जो इसके पीछे जो रोल जो मुझे दिखता है, जो कि मैंने पढ़ा है, उसमें ऐसा लगता है कि जो अभी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, पाकिस्तान एज ए स्टेट जो वजीरिस्तान वगैरह के बॉर्डर पे जो एंटी टेररिस्ट या कॉन्वर्जेंसी अप्रोच जो अपनाया था, और वहाँ जो पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वहाँ पे 34 से 34 सीटों आनंद जीता है। वहाँ का जो एबिलिटी उन्होंने क्रिएट किया है, उसका अटेंशन और उसकी लेजिटिमेसी को बढ़ाने के लिए इस तरह के एजुकेशन हो रहे हैं, जो कि सिविलियन गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है डॉक्टर राहत हसन साहब के पाकिस्तान की फौज की क्या इमरान खान के एहतजाजी मार्च को, ताहिरुल कादरी के एहतजाजी मार्च को हिमायत हासिल है पसे पुष्ट? ऐसे में क्या हुकूमत अगर फौज की हिमायत हासिल है तो क्या नवाज शरीफ की हुकूमत डिस्टेबलाइज हो सकती है? नहीं, अभी इस तरह की इस तरह की न्यूज या किस तरह का जो लिटरेचर है कोई भी अवेलेबल नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी का रोल किधर है या वहाँ की जो खुफिया एजेंसीज ISI वगैरह इसका रोल क्या है। कुछ चीजें इस तरह की आई थी कि ISI जो चीफ थे पुराने शुजा, वो उनके बारे में कुछ इस तरह के लोग कहते हैं। ये तमाम चीजें जो है कोई वजाहत इसमें नहीं आ रही है। इसमें सिर्फ ये है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको डिलेजिटिमाइज और डीस्टेबलाइज करने की बात हो रही है, और जो अटेंशन जो काटा रीजन में जो हो रहा है उसके अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ही मुझे लगता है। और जहाँ तक जो दूसरे जो कैनेडियन सिटीजन हैं कादरी साहब, ताहिरुल कादरी साहब बीच बीच में हमेशा इस तरह की चीजें लेके आते हैं, लेकिन कोई फाइनल कंक्रीट स्टेप नहीं लेते। ये सिर्फ आते हैं कुछ हवा के झोंके की तरह डिस्टेबलाइज करते हैं, फिर वो कनाडिया वापस चले जाते हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि जो इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, जो कि जिसको की मजबूती की जरूरत है, जहाँ के लोगों जी, यानी कहीं ना कहीं से जमहूरियत पाकिस्तान के खतरे में नजर आने लगती है जब भी कुछ इस तरह का वाकया होता है, और ऐसा लगता है कि वहाँ की
जमहूरियत डिस्टेबलाइज हो जाएगी। आप फोन लाइन पर बने रहे। डॉक्टर राहत हसन साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। मुफीद जिलानी साहब, मुफीद जिलानी साहब, एक सहाफी के तौर पर क्या लगता है, वक्तन फवक्तन हर बार ऐसा लगता है कि फिर पाकिस्तान में जो जमहूरी निजाम है वो कहीं ना कहीं से डिरेल हो जाएगा। क्या वाकई ये जो एहतजाजी मार्च इतना लंबा निकाला जा रहा है, पसे पुष्ट में जो भी हो, क्या जमहूरियत मजबूत हो रही है वहां या डिरेल होने की राह पर है? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा सिनेरियो पाकिस्तान का है, उसमें नवाज शरीफ की हुकूमत को कुछ खतरा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। जहाँ तक ताहिरुल कादरी साहब का मामला है, ताहिरुल कादरी के असल में वहाँ पर एक फॉलोवर, एक बेस है, उसको वो वक्तन फवक्तन साल में 2 बार या 1 बार कनाडा से आते हैं और एक मतलब उनको एक इकट्ठा करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरे पास एक मतलब ये एक बेस है जो कभी भी आपको मतलब वो कर सकता है। लेकिन उसका मेरे ख्याल में पिछले जो इलेक्शन थे उस पर भी उसका कोई असर नजर नहीं आया। उन्होंने कई दिन का धरना प्रदर्शन किया था इलेक्शन से पहले, लेकिन कुछ बस वो अपना असल में जाती मफाद करने वो हासिल करने के लिए उन लोगों से पैसा इकट्ठा, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनसे पैसा इकट्ठा करने के लिए वो आते हैं साल में 1 बार। जहां तक इमरान खान की बात है, इमरान खान बहुत अरसे से, जब से उन्होंने क्रिकेट को खैर बात कहा है, उसके बाद से जब से वो सियासत में आए हैं, वो वहां की पॉलिटिक्स में सर फहरिस्त और ऊंचे मकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, यानी इमरान खान अपने, उनका अपना मफाद है, वो अपने को अपग्रेड करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर राहत हसन साहब, सवाल ये जरूर है जो मुफीद जिलानी साहब ने उठाया है कि ये ताहिरुल कादरी वक्तन फवक्तन दरमियान में आ जाते हैं 1-2 साल पर और पाकिस्तान की हुकूमत में एक्टिव होने की कोशिश करते हैं। क्या उनका कुछ सियासी मकसद भी है कि वो वहां के लीडर बनना चाहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं? क्या मकसद होता है उनका? इसमें यह कि कभी इन्होंने तो इलेक्शन लड़ने का, कभी इलेक्शन लड़ा भी नहीं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है इनका, या न बनाने का कभी इन्होंने कहा भी नहीं है। बल्कि पिछले जो एजुकेशन हुआ था इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा भी था कि मुझे इलेक्शन लड़ने में या इलेक्टोरल प्रोसेस में दिलचस्पी नहीं है। इसमें वो एक तरह से प्रोजेक्ट करने, जैसे हमारे यहाँ पे अन्ना हजारे मूवमेंट चला था, इस तरह का एंटी करप्शन मूवमेंट या इस तरह की बातें वो हमेशा करते हैं। अब उसके पीछे सियासी कोई मकसद तो नहीं है, लेकिन ये थी अपनी मकबूलियत। लेकिन एक सवाल और इससे दीगर, क्या आपको लगता है कि अगर मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं उसका असर साउथ एशिया पर, जनूबी एशिया पर क्या पड़ सकता है अगर पाकिस्तान की में अगर इसी तरह से चलता रहा, हुकूमत पर सवाल उठते रहे जिस तरह से इलेक्शन पर अब सवाल उठ रहे हैं? ये इलेक्शन पे तो सवाल उठते हैं। इसमें वही जो मैंने शुरू में कहा था कि जो वहाँ की इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है जो इलेक्शन कराती है, तो उसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, वो इलेक्शन कराती है। तो वो इस तरह की जो पार्शियलिटी करने का इस तरह का इम्कान नहीं है। अगर इनको ऐसा लगा भी था तो शुरू में ही इनको इस तरह का एजिटेशन होना चाहिए था, केस भी फाइल कर सकते तो सुप्रीम। जी, यानी वो एहतजाज का एक बहाना है कि इलेक्शन में धांधली हुई थी, 14 महीने के बाद इस पर आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं। इलेक्शन कमीशन में कहीं ना कहीं से जाना चाहिए था, एहतजाज दर्ज कराना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय एहतजाजी मार्च निकाला जा रहा है। और ताहिरुल कादरी साहब के अपने मकासद हैं जिसकी वजह से वो कनाडा से आते हैं दरमियान में वक्तन फवक्तन और इस तरह का कहीं ना कहीं से एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत, ऐसा लग रहा बातचीत से कि नवाज शरीफ की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना अभी मुश्किल है, क्योंकि जाहिरी तौर पर फौज की पुष्टपनाही नजर नहीं आ रही है। अगर डिस्टेबलाइज होती है तो यकीनी तौर पर इसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा, पूरी साउथ एशिया की सियासत पर पड़ेगा। ये गुफ्तगू हम यहाँ पर खत्म करेंगे, वक्त की तंगी है। डॉक्टर राहत हसन साहब, फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफीद जिलानी साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हाजरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हालात हाजरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।